नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखते हैं भारत के संविधान की प्रकृति। इससे पहले जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, जो हमने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, और इससे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। आज जो हम टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है संविधान की प्रकृति या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, प्रकृति के आधार पर हम किसी भी देश के संविधान को संघात्मक और एकात्मक में बांट सकते हैं। अब यदि बात करें इतने डेंजरस वर्ड्स की, इतने खतरनाक शब्दों की, तो जनरली आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे एक कठिन टर्मिनोलॉजी वाला भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके लिए हम बड़ी सरल और सहज भाषा के साथ साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यदि मैं बात करूं संघात्मक की, आखिर संघात्मक होता क्या है, फेडरल होता क्या है, तो फेडरल के बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपका एक सेंट्रल है और बाकी स्टेट्स हैं। यानी कि मैं सरल भाषा में कहूं कि दो बराबर सरकारों का चलना ही क्या है, आपका वो संघात्मक संविधान है, जहां एक सरकार केंद्र सरकार के रूप में चले और कुछ सरकारें राज्यों के रूप में चलें। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत का संविधान मूल रूप से तो संघात्मक ही है, लेकिन फिर भी हमारे देश के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं संघात्मक संविधान के लक्षण। तो संघात्मक संविधान के 5 कैरेक्टरिस्टिक संविधान वेत्ताओं के द्वारा बताए गए हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान, आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें मूल रूप से 22 भाग और 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियां और मूल रूप से 395 आर्टिकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो अब प्रेजेंट में लगभग 465 प्लस आर्टिकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप जानते हैं। दूसरा हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका होगा, यानी कि भारत में ना सरकार बड़ी होगी, ना सुप्रीम कोर्ट बड़े होंगे, ना भारत के राष्ट्रपति बड़े होंगे, ना प्रधानमंत्री बड़े होंगे। यदि कौन बड़ा होगा तो कौन होगा, सर्वोच्च होगा तो कौन होगा, वो संविधान होगा। और संविधान ही हमें शक्तियां प्रदान करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या शक्तियां हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या शक्तियां हैं, हाई कोर्ट्स के पास क्या शक्तियां हैं। तो ये सभी पावर्स बताने का जो काम करेगा वो भारत का संविधान करेगा। इसलिए भारत के में व्यवस्था में क्या है, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, या इसी को हम एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, 2 समानांतर सरकारों का गठन। और इसका जो अर्थ होगा, इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि केंद्र अपने यहाँ पर काम करेंगे और राज्य अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो भारत में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो संविधान के पार्ट नंबर 11 भाग नंबर 11 में, और भाग नंबर 11 में के साथ ही संविधान की जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं साथियों। एक तो उसमें है यूनियन लिस्ट, एक है उसमें स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। और यूनियन लिस्ट पर जो कानून बनाने का काम करेंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी दोस्तों, और स्टेट लिस्ट पर जो काम करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। जो 4th पॉइंट होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि जो भारत में जुडिशरी होगी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी और किसी भी दबाव में रह करके काम नहीं करेगी। तो भारत में हम देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका हमें देखने के लिए मिलती है, और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद लोअर कोर्ट के रूप में यहाँ पर जुडिशरी का डिवीजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनोखा मिश्रण। देश की ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों
हम अपने संविधान को संशोधनीय बनाया हुआ है कि जैसे जैसे देश डेवलप्ड करे वैसे वैसे हम अपने देश में की व्यवस्था में अपने देश के संविधान में संशोधन करें। तो संघात्मक संविधान जो होते हैं दोस्तों, वो आपका संशोधन की दृष्टि से उनकी जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी रिजिड या काफ़ी कठोर होती है। तो भारत में यदि मैं बात करूं संघात्मक संविधान की, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है और ना ही बहुत ज़्यादा सरल है। इसमें हम एक अनोखी प्रक्रिया हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो फिर भी बहुत ईजी नहीं है। इसलिए भारत में जो संविधान संशोधन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो वो कैरेक्टरिस्टिक भी आपका क्या होगा, वो संघात्मक संविधान ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एकात्मक संविधान, यानी कि जहां सभी पावर, समस्त पावर किसके पास हो, एकमात्र सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। तो ऐसा जो संविधान होगा वो आपका एकात्मक संविधान होगा। तो एकात्मक संविधान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो भारत के संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि केंद्र की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करके उन्हीं के माध्यम से वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को दिखवाते हैं। दूसरा है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप आप सभी जानते हैं कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और अलग अलग स्टेट के नागरिक नहीं होंगे, तो इसलिए एकल नागरिकता भी एकात्मक संविधान का लक्षण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपातकालीन प्रावधान, जो कि संवैधानिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। जैसे यदि हम देखें हमारे यहाँ आपातकाल की जो स्थिति है, आपातकाल जो आप समझते हैं कि जब सामान्य परिस्थितियां ना हो, देश या तो युद्ध, महामारी या किसी भी अन्य समस्या से गुजर रहा हो, तो ऐसी दशा में जो सारी पावर आ जाएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी। इसका एक अलग से टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी कि आप देखते हैं यूपीएससी के ऑफिसर्स के माध्यम से जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का प्रशासन चलाती है, देश का प्रशासन चलाती है। जो पूर्ण रूप से लाइबल होते हैं वो सेंट्रल की गवर्नमेंट के लिए लाइबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। जैसा कि हमने अभी देखा कि संविधान की जो 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें हमने यहाँ पर 3 विषयों में बांटा हुआ है। एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक करंट लिस्ट। यदि ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है जो कोई विषय इन तीनों में नहीं है, तो ऐसे विषयों को हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट, या जिन्हें हम अवशिष्ट विषय के नाम से जानते हैं। तो बचा हुआ जो भी विषय होगा उस पर कानून बनाने की जो पावर होगी वो देश की संसद के पास होगी। तो ये सभी लक्षण देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के लक्षण देखने के लिए हमें मिलते हैं। लेकिन निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें तो भारत का संविधान नियम के रूप में एक संघात्मक है और एक एक्सेप्शन के रूप में एक एकात्मक है। यानी कि जब सामान्य परिस्थितियां हो तो सभी जो रूल्स हैं वो संघात्मक संविधान के फॉलो किए जाते हैं, और जब एक्सेप्शनल केसेस हो, जब गंभीर आपात आ गया हो, तो सारी पावर्स जो होंगी वो एकात्मक की तरफ हो जाएंगी। ऐसा ही यही जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है वो एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में कहा है कि भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो नियम के रूप में एक संघात्मक है और अपवाद के रूप में एकात्मक है। चलिए इसके अलावा कुछ विधिवेत्ता जो हुए हैं, जैसे कि मैं बात करूं सर केसी विहेर साहब की, तो केसी विहेर साहब ने भारत के संविधान की प्रकृति को अर्ध संघात्मक माना है, सेमी फेडरल माना है। साथ ही साथ एक विधिवेत्ता हुए हैं ग्लूडवेन ऑस्टिन, और ग्लूडवेन ऑस्टिन या जी ऑस्टिन भी जिन्हें हम बोलते हैं, ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है और साथ ही साथ आपका पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और ग्लूडवेन ऑस्टिन महोदय ने भारत के संविधान की प्रकृति को जो माना है वो सहकारी संघवाद की तरफ कहा है कि भारत का संविधान एक सहकारी संघवाद होगा, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा।
सभी राज्य एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके यहाँ पर वर्क करेंगे। चलिए साथियों, आज का टॉपिक हमारा सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ जुडिशरी की परीक्षा के लिए और किसी भी प्रकार की वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।